हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखे थे, आप लोगों ने काफी बच्चों ने कर लिए थे और ज्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब देखो बच्चों सुनो, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देख लीजिए इनका सोल्यूशन। ये क्या कहता है देखो, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसोसिएट्स 20 in 10 मिनट, ठीक है ना। इफ इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 10 की पावर 20, देन इन व्हाट टाइम इट विल 10 की पावर 18, ठीक है ना। तो पहले तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे। आपको 20% डिसोशिएट हो रहा है 10 मिनट के अंदर, तो यहां से आप के निकाल लीजिए, है ना। के निकाल सकते हो बच्चों। 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए नॉट 80। अब देखो कितना टाइम लगा, 10 मिनट। ए नोट कितना हो गया, देखो आपका इनिशियली मान लो आपने 100 लिया, ठीक है। तो 20% डिसोशिएट हो गया, तो पीछे बच कितना गया बताओ। 20% अगर डिसोशिएट हो गया तो पीछे बच कितना गया, 80 रह गया। यहां से देखो बच्चों क्या, 203 2.303 डिवाइड, है ना, लोग आ गया 5/4 आ गया। यहां से आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लोग 5 माइनस लोग 4, ये करेंगे। तो बच्चों बताओ के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2.303 डिवाइडेड बाई 10। लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है बताओ बच्चों। लोग 5 की वैल्यू होती है आपकी 0.7 एंड लोग 4 की वैल्यू होती है 0.6। सोल्व करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई 10, 0.1, ये आ गया मेरे पास। बोलो बच्चों, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई, देखो वैल्यू आ गई। अब के आ गया तो ये कहता है कि अब देखो, अब हमें टाइम निकालना है। 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 10 की पावर 20 को कितना रिड्यूस करना है, 10 की पावर 18 रिड्यूस करना है ना। मतलब रिड्यूस होके कितना रह जाए, 10 की पावर 18 रह जाए। यहां से देखो 2.303, ये क्या आया, 2.303 इंटू 10 की पावर -2, तो 100 हो गया, कैंसिल आउट। यहां से देखो बच्चों टाइम क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर -2 पर चला गया। लोग 100 को अपन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लोग 10, यानी कितना आ गया 200 मिनट आ गया। क्या कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों, ठीक है। ठीक है क्या बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3:2, देन कैलकुलेट T1 and T2, where T1 is the time in which first completes 50%, ठीक है, and T2 is the time in which second reaction completes 75%, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो सुनो, हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, T1 डिवाइडेड बाई T2, तो 3.33, है ना। टी हाफ ये फर्स्ट के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.33 टी हाफ सेकंड के लिए। अब देखो क्या कहता है
कि फर्स्ट रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। 50% कंप्लीट होने का मतलब आपने 100 लिया, 50 बच गया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, 75% कंप्लीट हो गई, ये कितनी बच गई, 25 बच गई। क्या बच्चों समझ में आया? अरे बेटा ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं। यहां से देखो बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और टी हाफ का रेशियो आपको गिवन है। अब देखो ये क्या रह गया, ये रह गया log 2, और ये क्या बताओ, log 4, ये रह गया। यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, t/2, तो log 2 को लिख देंगे 0.3, log 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा और 0.3, ये करेंगे बच्चों। ये करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ गया, ये 3/4 आ गया कि नहीं आ गया? ये आ रहा है बच्चों आंसर? ये आ रहा है बेटा? ठीक है। अब आओ देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 10 की पावर -2 सेकंड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 m, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 69 सेकंड। ये आप लोगों को कह रहा है 69 सेकंड पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। अब अपन इसको कैसे करेंगे, ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है ना। तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ कैलकुलेट करें। देखो बच्चों, अपन इसमें दो तरह से कर सकते हैं। हमारे पास ये देखो, ये फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग ए नोट अपॉन 80, ठीक है। यहां से अगर मैं इस तरह से करूं, क्या टाइम कितना गिवन है मुझे, टाइम मुझे गिवन है 69, ठीक है, 2.303, ठीक है बच्चों। फिर ये 10 की पावर -2 है बेटा। यहां से लोग ए नोट कितना गिवन है 1, मैं उस टाइम टी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ क्या? तो अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखो यहां से मैं अगर इसको ऐसा बोलूं, ये 69 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2.303, लोग, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख दूं। यहां से देखो बच्चों क्या कर सकते हो, सोल्व करने पे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, सोल्व करके बताइए बच्चों ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये 0.5 आ रही है, बोलो बेटा 0.5 आ रही है, क्या आ रही है? तो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं बेटा, देखो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो इसको सोल्व अगर करें तो ये हो गया लगभग लगभग 0.3, ठीक है, माइनस लोग ये आ गया 80, आ गया बच्चों, ये आ रहा है क्या, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या? यहां से आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ठीक है ना, मैं इस माइनस को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, या एक काम करो,
इसको चाहो तो आप माइनस की फॉर्म को भली ऐसे चलने दो, अपन इसको ऐसे बढ़ा रहने देते हैं एक बार, ये कर देते हैं 1/80, तो ये हो गया 0.3 log 1/80। अब ये बात हो बच्चों, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी है? 0.30 log वैल्यू किसकी आएगी? 2 की आएगी ना, log 2 की वैल्यू आती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं फिर देखो क्या, कि 1/80 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो बोलो बच्चों 80 क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या आ गया? 0.5 आ गया क्या? आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब ये समझ में आ गया तो फिर देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए, हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है वो, तो के और उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन। तो के की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली है, देखो दे रखी है 10⁻⁻2 और ये 0.5 यानी कितना आ गया? 5 × 10⁻⁻3 आ गया। चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बताओ T half of first order reaction is 120 minutes. Then how much percentage of reactant will remain after 480 minutes? Very good लावणी जग्गा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको ले लेते हैं 100 m, ठीक है, तो 120 मिनट बाद बचा 50 m, फिर 25 m, फिर आपका 120, फिर 12.5 एंड फिर 120 मिनट 0.25 रह गया बच्चों 6.25। हो गया बच्चों 480। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 80 इक्वल्स टू A0/2n, इसे भी कर सकते थे, कर सकते थे। बोलो बच्चों, इससे भी कर सकते थे। अब देखो बेटा क्या करोगे इसमें, आपको ये मैंने बताया था कि T जो होता है वो होता है NT हाफ, है ना, तो टाइम आपको 480 मिनट दे रखा है ना, और ये 120, तो N की वैल्यू क्या आ गई? बोलो 4 आ गई। तो यहाँ से 100 रखो, और ये क्या कर सकते हो बच्चों आप, 2⁴, तो 100 2⁴ यानी कितना हो गया? 60। सोल्व कर लीजिए, यही आ रहा है, आ रहा है। चलो ये बताओ बच्चों, ये बताइए, एलिमेंट्री रिएक्शन ए से मिल रहा है बी प्लस सी, इट्स हाफ लाइफ इज 20 मिनट, देन इन व्हाट टाइम 90% रिएक्टेंट ए विल डिसोशिएट? कर लोगे बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब समझते हैं आप? जो दे रखी है वही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो दे रखी है वही है एलिमेंट्री। तो अब मुझे बताओ कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो
आप इसके लिए अगर रेट लो लिखोगे तो ये लिखोगे। बच्चों बताओ इसका ऑर्डर क्या आ गया? इसका ऑर्डर 1 आ गया क्या? इसका ऑर्डर 1 आ गया क्या बच्चों? बोलो। का ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 1 आ गया क्या? आ गया। वेरी गुड लावणी जगह। तो यहां से देखो बेटा आप क्या कर सकते हो, t इक्वल्स टू 3.33 t हाफ log a नॉट अपॉन 80। देखो आपको हाफ लाइफ 20 दे रहा है, a नॉट 100, 90% डिसोशिएट हो जाए तो पीछे बचा कितना? पीछे कितना बच गया? 10 बच गया। यानी कितना हो गया देखो, ये 3.33 इंटू 20 और log 10 की वैल्यू जो होती है वो आपको पता ही कितनी होती है, 1 होती है। ये टाइम आ गया आपका बेटा, आ गया। अरे आ गया है क्या ना बाबू? क्वेश्चन समझ में आया? 66.6 आ जाएगा, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो बच्चों अगला क्वेश्चन करो। ये कीजिए बच्चों, रिएक्शन C4H8, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। कैसे करेंगे बच्चों? देखो को अगर हमें सोल्व करना है, C4H8 ये लिया, t इक्वल टू 0 पे ये 1 है, ये 0 है। टाइम t पर मान लीजिए ये 1 में से गया x, ये 2x हो गई, हो गई। अब देखो बच्चों, वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड लावण्य जग्गा, बहुत बढ़िया। यहां से देखो ये क्या कह रहा है कि इसके मोल C2H4 और C4H8 इनका रेशियो 1 आ जाए, यानी देखो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो यहां से ये हो गया 3x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई क्या? x की वैल्यू 1/3 आ गई। x की वैल्यू 1/3 आ गई तो अब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो। बोलो बच्चों। तो यहां से देखो क्या करोगे, t इक्वल्स टू 2.303, ये हो गया 2.303 इंटू 10 की पावर -4। ये लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। बोलो बच्चों ये लिखोगे, a अपॉन a माइनस एक्स लिख रहा है उसकी जगह आपने 1 माइनस a अपॉन a माइनस एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। यहां से देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 4 ये बन गया, ये 1 माइनस 1/3 ये आया। यहां से देखो बच्चों टाइम अपन क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 4 लोग 1, ये बच गया 2/3। ये क्या हो गया, 10 की पावर 4 लोग 3/2, है ना? यहां से क्या कर सकते हैं, लोग 3 माइनस लोग 2,
log 3 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा? 0.48, log 2 की वैल्यू 0.3, सोल्व करेंगे 0.18 इंटू 10 की पावर 4, यानी ये आ गया मेरे आ गया। बोलो बच्चों, आ गया है क्या नवाबों? ठीक है, ये बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को करो। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, t इक्वल्स टू 2.303, k की वैल्यू आपको गिवन है 2.303 इंटू 10 की पावर -2 log a नॉट अपॉन 80, ये गिवन है। यहां से आपको टी भी गिवन है, देखो बच्चों टी भी कितना गिवन है, 100 सेकेंड गिवन है ना, है? तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये कैंसिल आउट, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचा 1 log a नॉट अपॉन 80। हाँ वेरी गुड रिया सहगल, 90%। तो इसका मतलब a नॉट अपॉन 80 जो होगा वो 10 होगा। हाँ वेरी गुड आकाश योगी। तो इसका मतलब 80 क्या हो गया, a नॉट बाई 10, यानी 0.1 a नॉट बचा। तो मुझे बताओ जब 0.1 a नॉट बचा, 0.1 a नॉट बचा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डिसोशिएटेड फ्रैक्शन, या चलो परसेंटेज ही बोल देते हैं, डिसोशिएटेड परसेंटेज ऑफ SO2Cl2। तो मुझे बताओ बच्चों, आपका क्या होगा, 1 माइनस 0.1 ए नोट, या मैं कह सकता हूँ 0.9 ए नोट, और अपन क्या कह सकते हैं 90% ऑफ ए नोट, कह सकते हैं बच्चों। 90% है ना, वो चला गया बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बात समझ में आई बच्चों? चलो अब देखो बेटा, अपने को हेडिंग डालनी है क्या, देखिए सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द इन्वर्जन ऑफ सुगर बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों।
ठीक है ना। इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझना ढंग से। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। देखिए बच्चों, सुनिए, ये हमारा बच्चों सुक्रोज है, ठीक है ना। सुक्रोज का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपन एक्सेस ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है बेटा। एक्सेस ऑफ वाटर और ये एसिडिक मीडियम में करते हैं। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर क्या क्या मिलता है आप लोगों को पता है क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जब ये सुक्रोज और ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्योर स्टेट में हो, ठीक है ना, तो इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है, ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों? जब अपन इन प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें ना, होता है क्या, जैसे सपोज इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें एक ही प्लेन में लाइट ऑसिलेट करती है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये इसको इस तरह से रोटेट करवा देते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करवाएगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज कराएगा तो नेगेटिव। तो सुक्रोज कितने रोटेशन देता है? सुक्रोज का आता है देखो बच्चों 66.5 डिग्री, ग्लूकोज का होता है 52.5 डिग्री, और इसका होता है -92.5 डिग्री। तो समझ पा रहे हो आप मेरी बात? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये एंगल यहाँ पर 0 है, ठीक है। 66.5 का मतलब कि वो इधर कहीं आया होगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं आया होगा। 52.5 का मतलब वो ये रोटेट कर रहा होगा। -90 का मतलब ये यहाँ कहीं आया होगा, समझ गए ना। मतलब ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, इसको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये घुमा देता है बच्चों। अब देखो बेटा कैसे, सुनो। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया एंगल ऑफ रोटेशन? एंगल ऑफ रोटेशन समझ में आ गया। अब देखो बेटा, t इक्वल्स टू 0 पर मान लो मैंने इसका a ले रखा है, ये 0 है, ठीक है। टाइम t पर इसमें से मान लो x अमाउंट चली गई, तो ये x और x बन गया, और इनफाइनाइट सेकंड यानी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पूरा पूरा चला गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये समझ में आई बात यहाँ तक कि पहले आपने a लिया, टाइम t सेकंड पर इसकी x अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई। अब एक बात बताओ बच्चों, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस होने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन है 66.5, ग्लूकोज का है 52.5 एंड फ्रक्टोज का -92.5। तो जैसे जैसे हाइड्रोलिसिस होगा, तो वो जो सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन 66.5 है, उससे एंगल ऑफ रोटेशन कम आएगा या ज्यादा आएगा? पहले ये बताओ मुझे, बताओ भाई। 66.5 है, उससे कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा ना बच्चों। देखो, एक तो है 52.5 वाला, एक है -92, तो -92 वाला क्या करेगा? कम करेगा ना बच्चों। -92.5 वाला कम करेगा ना बच्चों। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? हम्म। तो देखो बेटा, एक काम करते हैं अपन, है ना, एक चीज मान लेते हैं, लेट एंगल ऑफ रोटेशन एट 0 सेकंड, t second and infinite second are r0, rt and r infinite। ये मान लिया मैंने, r0, rt and r infinite। अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ले रखा बच्चों मैंने,
देखो मैंने मिड पॉइंट 0 डिग्री पे ले लिया, एक तरफ +90, एक तरफ मैंने ले लिया -90। अब मुझे बताओ बच्चों, जब t इक्वल्स टू 0 है, मतलब सुक्रोज का कोई हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, प्लस है या माइनस है? जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं तो प्लस है। तो मैं लगभग लगभग बच्चों यहां मान लेता हूं, यहां कहीं मान लूंगा, यहां मान लो बच्चों, ये देखो, ये R0 मान लिया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब जीरो से आप t सेकंड तक गए, 0 से t सेकंड में गए, तो कितनी अमाउंट इसके हाइड्रोलाइज होगी? 0 से t सेकंड तक गए तो कितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई? x अमाउंट। अब आपको पता होगा x मोल ग्लूकोज के भी बने, x फ्रक्टोज के भी बने, प्लस माइनस दोनों बन रहे हैं, लेकिन माइनस वाला बनने के कारण एंगल ऑफ रोटेशन क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा ना, कम होने लग जाएगा। तो जो अब एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा? अब एंगल ऑफ रोटेशन जो आएगा वो इस पे कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा ना। तो मैंने बच्चों ये एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं ले लिया बच्चों, ये समझ में आया? इसको मैंने बोल दिया बच्चों RT। अरे समझ में आया? RT यहाँ बोला, समझ में आया बच्चों? अरे कम क्यों लिया नवाबों, समझ में आई क्या बात? कम क्यों लिया, समझ में आया? अब बताओ, जब मैं ये बोलूं कि ये पूरी पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाए, ठीक है, तो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाए, तो अब मुझे बताओ सुक्रोज तो बचेगा नहीं, सुक्रोज तो 0 ही बचा। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो अब बताओ बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन किस में रहेगा, प्लस में या माइनस में? अब सुक्रोज बचा नहीं, अब सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बचा है, तो माइनस में रहेगा। तो बच्चों बताओ मुझे इधर शिफ्ट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। ये जो मैंने इस तरह की जो ये मार्किंग की है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ये जो मैंने मार्किंग की है ये आप लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आया? पक्का? कसम पड़ोसी की? बोलो बच्चों। देखो बेटा, t इक्वल्स टू 0 पर सिर्फ सुक्रोज था, ठीक है ना? t इक्वल्स टू 0 पर सिर्फ सुक्रोज था, ठीक है? ठीक है बच्चों, t इक्वल्स टू 0 पर सिर्फ सुक्रोज था। अब आपने 0 से टाइम t की बात कर रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है 0 से टाइम t के बीच में x अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई, तो ये x अमाउंट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बना रही है, ठीक है? ग्लूकोज वाला प्लस में लेकिन फ्रक्टोज वाला माइनस में, तो वो नेट ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन को क्या करेगा? कम करेगा ना। अरे इतना समझ में आ रहा है? वो कम करेगा, कम करेगा तो वो क्या होगा? वो 0 की तरफ शिफ्ट होगा। अरे वो 0 की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों? कितनी बात समझ में आई? तो मुझे बताओ ये जो एंगल ऑफ रोटेशन में चेंज आया, ये मैं कह सकता हूं कि इस टाइम में x अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई, इस टाइम में x अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई। अब बताओ, जब पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब पूरी तरह का मतलब इनफाइनाइट टाइम पे पहुंच गया, तो इनफाइनाइट टाइम में पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो गया, पूरी तरह से हाइड्रोलाइज होने पे सुक्रोज तो खत्म, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बचा। ग्लूकोज का क्या है आपका? पॉजिटिव 52.5, फ्रक्टोज का -92, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो बच्चों आप देखो, 0 के राइट साइड पॉजिटिव 90 लिया है, 0 के लेफ्ट साइड मैंने नेगेटिव 90 लिया है, तो नेगेटिव साइड आ जाएगा। यानी बताओ यहां से यहां तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है ना, कितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई? 0 से इनफाइनाइट के बीच में ए अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई क्या? तो ये जो चेंज आएगा वो ए को बताएगा क्या? जो ये चेंज आएगा वो ए को बताएगा क्या?
बेटा ये समझ में आया क्या? 0 से t के बीच में x अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई, 0 से इनफाइनाइट टाइम के बीच में a अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई। तो जो चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या बताएगा? वो यही तो बताएगा x और a को। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइज्ड अमाउंट ऑफ शुगर, ये है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। हाइड्रोलाइज्ड अमाउंट ऑफ शुगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो x अमाउंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? R0 माइनस RT। बोलो बच्चों, क्या मैं x अमाउंट को कह सकता हूं? ये जो x है वो किन दो के बीच का है? R0 और RT के बीच का है ना। देखो जहां मैंने x लगा रखा है वो R0 और RT के बीच का है क्या बच्चों? और बताओ, अगर मैं a का बोलूं तो a में क्या हो जाएगा? R0 माइनस R इनफाइनाइट। बच्चों ये समझ में आया क्या? अरे बहुत सिंपल, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करो, 0 से t टाइम के बीच में कितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, सिंपल सी बात है। 0 से t अमाउंट के बीच में x हुई ना, तो x से रिलेटेड कौन कौन से एंगल है उनका डिफरेंस ले लिया, है ना। फिर a अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई 0 से इनफाइनाइट, उनके बीच में ले लिया। यहां से मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मुझे a माइनस एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये कर देंगे बच्चों, यहां से कैंसिल आउट, तो बच क्या गया बच्चों बताओ? बच गया आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, बच गया। यहां से देखो बेटा, आपका एक फॉर्मूला होता था k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता था। तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a की वैल्यू यहां से आ जाएगी R0 माइनस R इनफाइनाइट, ठीक है। और a माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई RT माइनस R इनफाइनाइट। बच्चों ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबो तुम्हें? बच्चों आप ऊपर देखो, जब t इक्वल्स टू 0 था तो कोई अमाउंट हाइड्रोलाइज नहीं हुई, है ना। और जैसे टाइम पे पहुंचा तो x अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई। तो जो ये नीडल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ही तो क्या बता रहा है आपका? एक बात बताओ, आप क्या करते हो? जैसे आपने देखा होगा, अपन मान लीजिए अपनी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, ठीक है। अपन उसमें पेट्रोल भरवा के आते हैं, ठीक है। पेट्रोल भरवा के जब आते हैं तो वो मैक्सिमम पे पहुंच गई, सपोज ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन पेट्रोल यूज करते जाते हैं तो वो धीरे 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 पेट्रोल यूज होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो यहाँ पहुंच गई। और जैसे वो यहाँ के आसपास आती है तो हमें क्या लगने लग गया कि पेट्रोल खत्म होने लग गया ना। पेट्रोल अब खत्म होने पर है, पेट्रोल या डीजल जो भी एक्स वाई जेड। अरे उस नीडल की रीडिंग से तो आप बताते हो ना कि भाई अब पेट्रोल कम है, पेट्रोल ज्यादा है, पेट्रोल हमें डलवाना चाहिए, पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए। हम्म। अरे उसी से पता लगता ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टी में कितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई, बताओ। टाइम टी पर कितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई? एक्स अमाउंट, ठीक है।
और ली कितनी थी आपने स्टार्टिंग में, और आपने ली कितनी थी स्टार्टिंग में, ली कितनी थी, ए अमाउंट। तो ए में से अगर एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई, है ना, ए में से अगर एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गई, तो वन में से कितनी हुई, वन में से कितनी हुई, ए में से अगर एक्स हुई तो वन में से कितनी हुई, ए में से एक्स अमाउंट हुई तो वन में से एक्स अपॉन ए होगी क्या। अरे बच्चों, ए अमाउंट में से एक्स अमाउंट हुई, तो ए में से अगर एक्स हुई तो वन में क्या हो गया, एक्स बाई ए। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताओ कि परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या ये आ जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन ए इंटू 100, ये लिख सकता हूं, बोलो, परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एट टाइम टी। यहां से देखो बच्चों, x का वैल्यू आपके पास पड़ा r0 माइनस आर टी, ए की वैल्यू आपके पास पड़ी r0 माइनस आर इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया क्या। बोलो बच्चों, समझ में आया। चलिए, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुई कुछ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुई क्या। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैंने आपको खूब सारे न्यूमेरिकल करवा दिए, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स खूब सारे करवा दिए, इसका पूरा आपको मैंने अच्छे से इसके बारे में कुछ सब कुछ बता दिया। कोई दिक्कत है क्या फर्स्ट ऑर्डर में। अरे फर्स्ट ऑर्डर में न्यूमेरिकल्स बहुत करवा दिए, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अब अपन आगे चलें, आगे चले क्या बच्चों, ठीक है। तो एक चीज बताओ, चलो अपन हेडिंग डालते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अपन किसको बोलते हो, जानते हो क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किनको बोलते हैं, बता सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, 2 हो जाएगी बच्चों सेकेंड ऑर्डर में। बोलो, क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉर विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सेकेंड पावर ऑफ concentration reactant, concentration of reactant at a time t, ठीक है ना, ये होगा बच्चों। तो देखो, मान लो ये ए है बच्चों, ए से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमने बोला टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर ये ए है, ये 0 है, टाइम टी पर ए माइनस एक्स, इस ए को हमने लिखा था ए नोट और इसको लिखा था ए टी, याद है क्या। अरे ये लिखा था क्या बच्चों, बोलो, ये लिखा है अपन लोगों ने अभी तक। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मुझे इसकी सेकंड ऑर्डर की बात करनी है बेटा, ठीक है ना, अब मुझे बात करनी है सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कह सकता हूं, फॉर सेकंड ऑर्डर क्या कह सकते हैं बच्चों, बताओ। मैं कह सकता हूं आर इक्वस टू के, ऐसा कह सकता हूं, और एक मैं ये कह सकता हूं बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आई आप लोगों को।
अरे ये बात समझ में आई क्या? अब इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बोलूं कि माइनस डी ए बाई, ये कर दिया बच्चों मैंने, कर दिया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब बताओ बच्चों, अपने को इसका क्या करना चाहिए? अपने को इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए, बोलो बच्चों। इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों, ऐसे लिख दिया। लिमिट क्या लगेगी अब बताओ बच्चों, लिमिट क्या लगेगी? ए नोट से 80, ये लगेगी ना? अरे लिमिट ये लगाऊंगा क्या बच्चों, बताओ तो सही, लिमिट ये लगाऊंगा, और इधर मैंने कर दिया बच्चों, देखो के, ये 0 से टी, सही है। अब एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, क्या ऐसा आता है बच्चों? इसका इंटीग्रेशन ही आता है क्या? एक्स एन डी एक्स का एक्स एन प्लस वन, यही आता है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूं, तो सोल्व करने पर ये आएगा क्या? मुझे ये बताओ, ये आएगा क्या? एक की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन ए नोट और ए टी, ये आएगा क्या? क्योंकि एन की वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 -1 ही बचा। अरे एन की वैल्यू -2 है बच्चों, और ये हो गया के टी। यहां तक कुछ समझ में आया? अब देखो बच्चों, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो, लिख दिया। अब बताओ बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो यहां से मेरे पास फाइनली ये बचा क्या? 1/a, ये बचा। अब अगर मैं इस लिमिट को ओपन कर लूं, लिमिट को अगर मैं सोल्व कर लूं, तो मेरे पास बच्चों क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग? देखो ये आएगा क्या, 1/80 -1/a0 kt, ये इक्वेशन आ गई क्या बच्चों, बताओ? ये इक्वेशन आ गई क्या बच्चों, बोलो तो सही नवाबों, आ गई? इस इक्वेशन को चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 80 इनवर्स माइनस A0 इनवर्स kt, या मैं ऐसा कह सकता हूं 80 इनवर्स A0 - 1 इधर ले आऊं प्लस kt। अब थोड़ा सा है ना पीछे चलो आप, जब आप पीछे चलोगे तो आपने एक बात सीखी थी क्या, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था याद है? 80 इक्वस टू A0 - kt आया था क्या? आया था क्या? अरे आया था क्या? 80 इक्वस टू A0 - kt, लेकिन यहां देखो, यहां अलग आया है। यहां समझ में आया बच्चों क्या आ रहा है? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? आया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ग्राफ बनाना है, इसके बीच में मुझे ग्राफ बनाना है 80 इनवर्स और टी के बीच में, तो बना सकते हैं बच्चों? ग्राफ बना सकते हैं, देखो, ये y है, ये c प्लस mx, क्या ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या बच्चों? ऐसा बन जाएगा? इसका ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट कितना आया बच्चों, बताओ? इंटरसेप्ट कितना आया, c? अरे ये कितना आया भाई, A0 इनवर्स। अच्छा इसकी स्लोप बताओ, क्या आ गई क्या?
बच्चों स्लोप के आगे क्या बोलो? पहले यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? आ गया? ठीक है भैया, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास ही है बच्चों के टी इक्वल्स टू 1/80 के। यहां से बताओ, इस 80 को मैं a माइनस एक्स और इसको मैं a लिख सकता हूं क्या? बताओ। कुंजल चरण, ग्राफ में क्या हो गया? ये पढ़ा है ना 80 इनवर्स और a नोट इनवर्स। 80 इनवर्स कहाँ है? y एक्सिस पर है। अब मैं अगर t इक्वल्स टू 0 लूंगा तो क्या होगी वैल्यू? a नोट इक्वल क्या होगी? स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड नहीं जाएगा? हम्म, अरे ग्राफ ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा क्या? स्लोप पॉजिटिव है, नहीं समझ में आएगा तेरे को? हाँ भैया, यहां से देखो, ये पता है बच्चों, मैंने 80 की जगह a माइनस एक्स लिखा। ये देखो यहां पड़ा 80 की जगह a माइनस एक्स और a नोट की जगह ये a, ये लिखा। ये समझ में आया आप लोगों को? अरे आया क्या ना बाबू? हम्म, अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो अब बताओ क्या बचेगा? a माइनस a प्लस एक्स, ये यानी मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई, यानी इस इक्वेशन को आपको याद करना चाहिए बच्चों, x अपॉन a, a माइनस एक्स। ये इक्वेशन आपको याद करनी चाहिए बच्चों सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब एक बार बताओ बच्चों, क्या अपन टी हाफ या टी 50% फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? टी हाफ या टी 50% फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? टी हाफ या टी 50% फाइंड आउट क्या बच्चों, बोलो। आप बताओ, एक्स की वैल्यू क्या रखूं? एक्स की वैल्यू क्या रखूं? a/2 ना? तो देखो, ये टी हाफ, एक्स की जगह मैंने रखा a/2, फिर यहाँ a माइनस a/2, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां से जो टी हाफ आया वो आया 1/a। आया कि नहीं आया बच्चों? आप मुझे बताओ, सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन की क्या आ रहा है? सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन की क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना? देखो बच्चों, आ रहा है ना? बोलो बच्चों, ग्राफ ऐसा आएगा। जीरो ऑर्डर के क्या आया था? जीरो ऑर्डर के क्या आया था बताओ? जीरो ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था ना? और फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, है ना? अरे यही तो आ रहा है बच्चों, देखो सुनो, मान लो अगर मैं टी हाफ और 1/a के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ऐसा आ जाएगा क्या? आ जाएगा? अरे आ जाएगा क्या? चलिए, अब बताओ बच्चों, अगर मुझे ये कहे कि आपको T3/4 या T75% ये फाइंड आउट करना है, तो अब बताओ बच्चों, x की वैल्यू अब क्या लेंगे आप? x की वैल्यू अब क्या लेंगे आप? क्या लोगे बच्चों? 3a/4 लेंगे ना, जितनी अमाउंट है। तो यहां से देखो जो फॉर्मूला था, k T3/4,
x की जगह आ गया 3a/4, फिर ये a माइनस 3a/4, तो 3a/4, ये a बचा, ये a/4। तो यहां से देखो बच्चों, जो सोल्व करने पर आ रहा है वो आ रहा है क्या, आपका क्या बच रहा है, t/a बच रहा है। यानी मैं कह सकता हूं t के ये जो है ये क्या आ गया, t इंटू ये आ गया क्या, आ गया बच्चों। तो आप मुझे एक बार बताओ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं, बोलो, आ गया समझ में। चलिए बाकी कर लेते हैं बेटा, ठीक है।